नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो सन 94 में, जिन लोगों को नहीं याद होगा उनको बता दें, एक फिल्म आई थी विजय पथ, और इस फिल्म में एक गाना था जिसमें हीरो हीरोइन गा रहे थे। हीरोइन हीरो के लिए गा रही थी कि आइए आपका इंतजार था, देर हुई तुमको आने में, शुक्र है फिर भी आए तो। अब आप सोचेंगे बड़ा बेहया आदमी है, राजनीति की डिबेट में ये फिल्म कहाँ से ले आए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब लगता है कि इसी किस्म की चर्चा अब हो रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। हुआ क्या कि आज सुबह सुबह 22 में बाइसिकल लाने वाले अखिलेश यादव के पार्टी कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय सचिवों के घर इनकम टैक्स पहुंच गया। इनकम टैक्स विभाग ने कहा ये तो सर्चेज हैं, रूटीन है, जानकारी मिली थी, कार्रवाई कर रहे हैं। ये लखनऊ में हुआ, मैनपुरी में हुआ, मऊ में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि जांच एजेंसी है, अपना काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि चुनावी मैदान में सीधे तरीके से नहीं लड़ पाए तो अपना एक घटक दल उतार दिया। और वो ये कहते हैं, अखिलेश एक कदम और आगे जाके वो कहते हैं अभी तो एक घटक दल आया है, हम तो और घटक दलों के लिए भी तैयार हैं। अभी आईटी आया है, उसके बाद और भी आएंगे। तो आज मुकाबला में हमारा सीधा सवाल यही है, और वो सवाल है अब आपके स्क्रीन पर। अभी तो आईटी क्या झांकी है, ईडी और सीबीआई बाकी है। आइए इसी पर अपना मुकाबला शुरू करते हैं। प्रकाश चंद्र शर्मा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और सुजाता पांडे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपके विचार जरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। सब लोगों को शुरुआती वक्तव्य के लिए 1-1 मिनट का समय। शर्मा जी, आपसे शुरू करते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। संकेत, बहुत अच्छा आपने परिदृश्य बनाया है, और मतलब सत्यम किम प्रमाणम, जो सत्य है वो सबके सामने है। और जो वक्तव्य आ रहा है समाजवादी पार्टी का, स्पष्ट है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। किसके हैं रेड परी, कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी इनकम क्या थी, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। और ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अखिलेश जी कह रहे हैं और आप उस प्रोग्राम को बना के बोल रहे हैं कि ईडीआई सीबी बाकी है और अभी तो ये झांकी है। तो झांकी है, अगर आपने गलत नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे हैं? पूरी जनता गवाह है, जनता है, सब जानती है, उसने देखा है किस तरह करप्शन इन्होंने अपने 5 साल के उसमें किया है। और ये समाजवाद के नहीं, ये परिवारवाद के पुरोधा है। परिवारवाद को स्थापित करने के लिए इन्होंने तमाम कोशिशें की, और वो जनता के सामने है, जनता है, सब जानती है। और एजेंसी जो अपने आप में स्वायत्त है, जिसकी प्रशंसा की है कोर्ट ने भी, और उसको कितना मजबूत किया है इस सरकार ने, जो अपना काम कर रही है, उसको काम करने से क्या रोक रहे हो? चुनाव तो आते हैं, आज जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर वर्मा, आशुतोष वर्मा, आपका 1 मिनट। संकेत जी, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा सीबीआई, आईटी और ईडी की लिस्ट देखें तो इस समय सीबीआई के पास लगभग लिस्ट में 76 ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि नॉन बीजेपी हैं। उत्तर प्रदेश के उसमें से 8 आते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लगभग 22,000 ऐसे लिस्ट है, और ईडी के पास लगभग 122 पॉलिटिशियन की लिस्ट है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी है। लेकिन आज के समय में इलेक्शन के ठीक अनाउंसमेंट के 1 महीने पहले, जब पूरा उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता मुहाने पर खड़ी है, तो टाइमिंग पे सवाल उठता है कि इनमें से छोड़ के समाजवादी पार्टी के लोगों पे इस तरीके से ये एक कोई संयोग नहीं हो सकता है, एक प्रयोग है। और ये प्रयोग इस देश में 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने बार बार किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो। हर जगह इन्होंने की मुंह की खानी पड़ी है, और 2022 में वही प्रयोग ये उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और यहाँ भी मुंह की खाएंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि 2022 में बदलाव होगा। ठीक है, ठीक है। रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका शुरुआती वक्तव्य। संकेत, मोदी जी का उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी जी से भी ज्यादा सक्रिय होना और इस चुनावी दंगल में केंद्रीय सरकार के सारे घोड़े खोल देना, जिसमें कि इनकम टैक्स की छापेमारी भी शामिल और शुमार है, चुनावी डर से सहमे हुए एक नेता के लक्षण है। एक ऐसे राष्ट्रीय नेता के लक्षण है जिसने अपने क्षेत्रीय नेतृत्व पर पूरा विश्वास खो दिया है, और जो ये मान चुका है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हावी है। तो आज समाजवादी पार्टी के नेता निशाने पर हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत थे, कमलनाथ थे, वीरभद्र सिंह जी के यहाँ तो उनकी बेटी की शादी वाले दिन छापा मारा गया था।
शरद पवार जी के यहाँ छापा मारा गया था, पर बड़ा सवाल यह है कि इस छापेमारी से निकल कर क्या आता है? खोदा पहाड़ और निकली चुईया, एक भी एक्शन आगे नहीं लिया जाता, किसी नेता का दामन दागदार नहीं पाया जाता। तो ये कहना पड़ेगा कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईडी सीबीआई को लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हथकंडा बनाकर सियासत में प्रयोग करते हैं। जी जी जी, सुजाता पांडे, आपका शुरुआती वक्तव्य। संकेत, गुड इवनिंग। पहले तो ये कहूंगी कि तथ्य और सत्य में बहुत अंतर होता है, और सत्य भी शायद उतना ही खतरनाक होता है जितना कि झूठ और प्रपंच। तो पहले स्टार्ट करूंगी, क्रोनोलॉजी थोड़ा समझाती हूँ कि क्यों इस पे ये हंगामा जो बरपा है वो बेवजह बरपा है। पहले तो ये कि अभी कुछ दिन पहले 7 अक्टूबर 2021 को येदियुरप्पा जी के पीए के यहाँ आईटी की रेड पड़ी थी। तो येदियुरप्पा जी तो बीजेपी में है, इस तथ्य जो इस लॉजिक से जा रहे हैं कि ये तो राजनीति से प्रेरित है, तो येदियुरप्पा जी के यहाँ तो बिल्कुल रेड नहीं पड़नी चाहिए थी। अजीत पवार जी के यहाँ 7 अक्टूबर को उनके रिश्तेदार के यहाँ रेड पड़ी थी। 27 सितंबर को महाराष्ट्र के एक और मंत्री के यहाँ पड़ी थी। 17 नवंबर को पुणे में पड़ी थी। 1 दिसंबर को तमिलनाडु में पड़ी थी। 15 दिसंबर को एमपी में पड़ी थी। 6 दिसंबर को बंगाल और दिल्ली में अलग अलग जगहों पे पड़ी थी। और साथ ही साथ ये बता दो कि हर कुछ महीनों पे यहाँ पे कुछ ना कुछ चुनाव और होते रहते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है, और ये जिस तरह से ये पूरा प्रपंच फैलाया जा रहा है कि राजनीतिकरण इसको रंग देने की कोशिश की, तो क्या सीबीआई ईडी सब कुछ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करे? आपने अपना तर्क दे दिया। आपका ये कहना है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ ही भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। इस पर बहस हम जारी रखेंगे। देखिए, आज ही प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, उन्होंने बोला योगी प्लस यूपी इज इक्वल टू उपयोगी। लेकिन आज जब रेड हुई तो विपक्ष की तरफ से बात यह कही जा रही है कि क्या योगी प्लस यूपी में आईटी विभाग उपयोगी? ये सारी तमाम बातें हो रही हैं, पॉलिटिकल टाइमिंग की बात हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं अभी मुकाबला में, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा, बने रहिए। तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अभी डॉक्टर वर्मा ने अपने शुरुआती वक्तव्य में ये बोला कि आप देखिए कि ये जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, ये विपक्ष से जुड़े हुए लोगों पर कितना जांच कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर कितना जांच कर रही हैं, और ये लिस्ट जो है ये विपक्ष की तरफ बड़ी मेहरबान लगती है। तो उनका ये कहना है कि ऐसे लगता है कि जैसे सारी गंदगी, सारा करप्शन, सारा भ्रष्टाचार बस विपक्ष में ही है। संकेत, देखने वाली बात है। देखिए, हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को देखता है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने देखा, बहुत अच्छा है, उनका अपना नजरिया हो सकता है। जहां तक बात है सिस्टम की, आप ये देखेंगे पिछले 7 सालों में हमने सिस्टम को जो भी कंसर्न एजेंसीज रही हैं, और खासकर मैं इनकम टैक्स की बात करूं कि हमने उनको ट्रांसपेरेंट बनाने का कितनी कोशिश की है। फेसलेस रीडिंग से हम चीजों को कर रहे हैं, इफेक्टिव तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं। और ये जहां पे धुआं है आग तो लगी होगी, और करप्शन है तो उस पर एक्शन है, नो टॉलरेंस की नीति है, उस पर कोई भी आ सकता है। और टाइमिंग की जहां तक बात है, नहीं, लेकिन जो रागिनी नायक ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि इससे पहले जो मामले हुए हैं, जो लोगों के खिलाफ रेड हुई, उसमें क्या निकला, स्ट्राइक रेट क्या है? देखिए, रेड कर देना, आपके पास कुछ जानकारी होगी, जांच की प्रक्रिया है, तो जाहिर सी बात है उस पर जब तक जांच सामने नहीं आ जाएगा तब तक क्या बोला जाए। लेकिन जो इतिहास में इस तरीके से मामले रहे हैं, उसमें क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? मेरे ख्याल सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या इसके पीछे राजनीति मकसद था? संकेत जी, देखिए, राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करेंगी, लेकिन ये समझने की बात है एजेंसी स्वायत्त है और वो अपने हिसाब से एजेंसी के साथ नहीं, एजेंसी के साथ बिल्कुल नहीं कर रही है। आप उसको गलत एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये बिल्कुल नहीं कर रही है। हमने एजेंसीज को मजबूत बनाने को, ट्रांसपेरेंट बनाने को और स्वावलंबी बनाने की पूरी कोशिश की है, जिसको कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। ये वही डॉक्टर वर्मा और रागिनी नायक एक करके, पहले डॉक्टर वर्मा, इसी एजेंसी को तोता कहा गया था। मैं प्रकाश चंद शर्मा जी की डॉक्टर वर्मा, हाँ, प्रकाश चंद जी ने अपनी बातों में कहा कि राजनीतिक पार्टी राजनीति करेंगे, तो देखिए राजनीति कर रहे हैं, और मैं तो आपको 4 बड़े उदाहरण देता हूं जो हुए इस देश। नहीं, पर मेरा डॉक्टर वर्मा, मेरा आपसे सवाल दूसरा है। मेरा ये कहना है कि अगर जांच, भाई अगर एक बात तो हमेशा रहती है ना कि अगर कुछ गलत नहीं है तो वो जांच के बाद पता चल जाएगा।
नहीं, वो तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, करते रहे वो जो करना है। हम तो कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन इस देश में कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं जो ऑटोनॉमस भी काम करते हैं। 2021 में जब तमिलनाडु का इलेक्शन चल रहा था, 6 अप्रैल को शुरू हुआ था, 2 अप्रैल को तमिलनाडु में एमके स्टैलिन जी की पुत्री और दामाद की वहां आईटी की रेट पड़ती है। नतीजा क्या हुआ? तमिलनाडु में एमके स्टैलिन जोरदार बहुमत से वापस आते हैं। 2018 में डॉक्टर डीके शिव कुमार के साथ आपने क्या क्या नहीं किया, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हर जगह रेट डाला। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनाती है। केरला में आपने सीएम पिनेरारी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं एम शिवाशंकर, उनको आपने एनआईए की जांच में तक फंसाया। नतीजा क्या हुआ? एलडीएफ जीत गई और बीजेपी जो एकमात्र सीट जीतती थी वो भी हार गई। और वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? अभिषेक बनर्जी की वहां सीबीआई पहुंची। नतीजा क्या हुआ? इनके जो है पांव पखेड़ उखड़ गए बंगाल में। तो उत्तर प्रदेश में भी यही होगा। आप जो कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। जनता आंख बंद करके नहीं बैठी हुई है। और मैं संकेत जी एक बात बताऊं, 2013 में एक चिट्ठी लिखी थी अरुण जेटली जी ने, दिवंगत हो गए हैं, और तो उन्होंने लिखी थी मनमोहन सिंह जी को। उन्होंने कहा था कि भाई सीबीआई और क्या कहते हैं बाकी लोग जो है बीजेपी के लीडर्स को धमका रहे हैं, और लिखा द कांग्रेस कैन नॉट सिंस द कांग्रेस कैन नॉट फाइट द बीजेपी पॉलिटिकली by misusing the investigative agencies, they have so far tried various methods of falsely implicating BJP leaders। ये अरुण जेटली का लिखा हुआ था। तो नहीं, मेरा तो ये कहना है रागिनी नायक जी, देखिए ये आरोप एक सेकंड, ये आरोप सीबीआई पर कांग्रेस के राज में भी लगता आया है रागिनी नायक, जब उस समय बात कही जाती थी कि ये तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब तो ये बहुत ही ऑब्वियस हो गया है। अब क्या है कि जैसे ये लंबी फहरिस्त जो डॉक्टर वर्मा ने दी, उनका ये कहना है कि अब तो उल्टा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है इस चीज का, कि अगर आप रेड करेंगे तो उसका नतीजा, उन्होंने कुछ 2-4 उदाहरण दिए। तो आपको लगता है अब ये बड़ा ऑब्वियस हो गया है और ये जनता को दिखता है? देखिए, जो उदाहरण दिए गए उसमें ज्यादातर उदाहरण में कांग्रेस पार्टी ही प्रदेश में सरकार बनाती हुई दिखाई दी। बहरहाल मैं कहना चाहती हूं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये कहीं ना कहीं आशुतोष जी की बात से सिद्ध होता है। और आप सुजाता जी के वक्तव्य पे मैं आपको दोबारा ले जाना चाहती हूँ। भाई, आज उन्होंने देश के सामने ये साफ कर दिया कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बोम्मई जी के लिए येदियुरप्पा जी ने रास्ता क्यों साफ कर दिया था, क्योंकि उनके पीए के ऊपर उन्हीं के केंद्र की सरकार दबाव बना रही थी, छापे मार रही थी। और उन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से शरद पवार जी और अजीत पवार जी के बीच में एक खाई खोदने का काम मोदी सरकार कर रही थी, वो भी छापेमारी के जरिए ही कर रही थी। तो मैं सुजाता जी को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ विपक्ष की बात का सत्यापन करने के लिए कि लगातार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को कमजोर करने के लिए होता है। लेकिन उलटमासी देखिए कि जो गलत इस्तेमाल करता है वो अपने जाल में कहीं ना कहीं खुद ही फंसता हुआ नजर आता है। अब एक नारे के ऊपर भी मैं जरूर बोलना चाहती हूँ। आपने कहा कि आज मोदी जी ने यह नारा दिया, यूपी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। तो मैं कहती हूँ कि 2014 से लेकर आज तक जितने नारे दिए हैं मोदी जी ने, वो जितने झूठे खोखले हैं उतना ही ये नारा भी झूठा है। असली नारा होना चाहिए था मोदी हो या योगी, दोनों ही है ढोंगी। और वो इसलिए क्योंकि एन चुनाव से पहले उन्हें याद आ रहा है कि इतनी सारी घोषणाएं मुझे करनी है, कि मुझे शिलान्यास करने हैं उत्तर प्रदेश में जाके, कि मुझे फीते काटने हैं, कि मुझे दूसरों के किए गए काम का नाम बदलकर श्रेय बटोरना है। अगर विकास कार्य किए होते पर तो रागिनी जी, ये हर राजनीतिक दल करता है। संकेत, एक मिनट, उद्घाटन कर रहे होते हैं। ये रिबन कटिंग हर सरकार करती है। मिलते हैं 5 साल मिलते हैं काम करने के लिए। अब आप 4.5 साल बाद अगर फीता काट रहे हैं तो इसी से पता चलता, यही कारण है कि जेवर में जो एयरपोर्ट बना रहे थे उसमें चीन की तस्वीर इनको दिखानी पड़ी। और यही कारण है कि 26,000 प्राथमिक स्कूलों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कि 70 लाख नौकरियों का वादा करते हैं, 4 लाख नौकरी दे पाते हैं, कि किसान को खाद न मिलने के कारण आत्महत्या करनी पड़ती है, कि जो महिलाएं चुनाव लड़ना चाहती है उनका चीरहरण होता है, कि किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई जा रही है। नहीं, मैं एक सवाल, मैं रागिनी नायक जी, एक गांव वाले रागिनी जी आपसे और डॉक्टर वर्मा से मैं एक सवाल यही पूछना चाहता हूं। रागिनी जी, आप मुझे, अगर आप ये बताइए कि अब बड़ा ऑब्वियस हो गया है, तो अगर ऑब्वियस हो गया है और इसका नतीजा भी राजनीतिक रूप से बीजेपी के मर्जी के विरुद्ध आता है या विपरीत आता है, तो फिर मैं तो कह रहा हूं जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। उससे अब राजनीतिक रूप से अगर आप लोग कहते हैं कोई हानि नहीं पहुंच रही है तो फिर होने दीजिए, क्योंकि वो तो प्रक्रिया, उनका ये कहना है ये प्रक्रिया है।
भारतीय राजनीति में परसेप्शन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। आप याद कीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस फाइल्स को लेकर कितना बड़ा हो हल्ला भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था कि नेहरू जी के खिलाफ सबूत निकलेंगे, षड्यंत्रों का खुलासा होगा, और क्या निकल कर आया सामने जब वो फाइल्स बाहर आई। तो भारतीय राजनीति में एक इस तरीके का परिदृश्य बनाने की कोशिश करना कि विपक्ष तो बहुत भ्रष्टाचारी है, विपक्ष ने तो बहुत, अरे जो विपक्ष सत्ता में ही नहीं है वो क्या भ्रष्टाचार करेगा। और येदुरप्पा जी को तो स्वयं अमित शाह ने भ्रष्टाचारी कह दिया था। आप 5 साल तक कार्रवाई करिए ना, आप मारिए छापे और कार्रवाई करिए, लेकिन आप हमेशा ये फितूर की तरह एक तुर्रा निकाल के ले आएंगे और विपक्ष पर निशाना साधेंगे। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, you can fool all the people sometimes, but you can never fool all the people all the time। तो हर समय मोदी जी और योगी जी अब जनता की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। ठीक है सुजाता पांडे, क्योंकि जिक्र आपका हुआ, आपका राइट टू रिप्लाई। तो मैं सबसे ये साधुवाद देने से पहले सही एक बार तारीख तो चेक कर लेती जो मैंने बोला था। मैंने बोला 7 अक्टूबर 2021। उसके पहले ही येदियुरप्पा जी छोड़ चुके थे मुख्यमंत्री का पद, और वहां पे बमसले ऑलरेडी वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये पूरा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल जिसका कोई सर पैर नहीं, ये विपक्ष की यही बात है जो जनता ने देखी है कि इनको मेरा सुजाता जी, चलिए वो कुछ नहीं होता उस तथ्य में, उसमें कोई तथ्य नहीं होता और सत्य तो बिल्कुल नहीं होता। तो झूठ की राजनीति कितने दिन चलेगी। हाँ, आपका सवाल, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अब एक बात ये बताई गई, यहां पर तर्क दिया गया कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। अब कुछ डॉक्टर वर्मा ने, जैसे आपने देखा, 3-4 उदाहरण ऐसे दिए कि जब रेड मारी तो उसके बाद नतीजा फिर आपके हक में नहीं आया। और देखिए ये भी अब बड़ा साबित हो गया है। हम भले ही हम लोग ये बात बोलें कि ठीक है प्रक्रिया है, हो जानी चाहिए, वो प्रक्रिया तो हो ही रही है और वो होनी भी चाहिए। अब रेड कर दी तो वो प्रक्रिया जो है वो अपनी हो, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल, जिसके आरोप हमेशा लगते रहे हैं, उससे राजनीतिक लाभ आना बंद हो गया है डॉक्टर वर्मा के हिसाब से। फिर क्यों? खैर, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं और ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूं कि ये बता दूं। और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगी कि जितने लोगों की बात करी है, अभी डीके शिव कुमार का जिक्र आया, तो शायद ये लोग कैसे ये जिक्र आता है जिसकी वो पूरी जो कहानी है वो बाहर नहीं करते। 75 करोड़ की अनियमित आय उनके से अटैच की गई थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे कहानी जब बात निकलेगी तो वो दूर तलक जाएगी। और वो वहां सुखराम से लेके आप लालू प्रसाद ले लीजिए, जगन रेड्डी ले लीजिए, डीके शिव कुमार तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। तो ये सारे आईटी के रेट्स हुए हैं जहां पे छापे पड़े हैं, आय से अधिक संपत्ति। नहीं, पर सुजाता जी, जो आपने तर्क दिया कि ये बिल्कुल निष्पक्ष जांच करती है एजेंसी, सुजाता जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप 5-10 उदाहरण, क्योंकि देखिए विपक्ष के जो लोग हैं जिनके खिलाफ रेड हुई है वो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी। आपके अपनी पार्टी के लोगों के अगर आप कुछ नाम, जब आप यूपी में जाएंगे, इस सरकार की बात नहीं, संकेत इस तरह आप मुझे अभी कुछ हाल फिलहाल के नाम बता दीजिए। आप मुझे कुछ 5-6 अगर नाम बता दें कि बीजेपी के कौन से लोग हैं। हाँ, येदियुरप्पा जी क्या कांग्रेस के सदस्य? चलिए, ये एक हुआ। आपको बताऊं, एआईए जहां ये जब स्टालिन जी के बारे में बता रहे थे कि वहां पे रेड हो रही थी, जब इलेक्शंस होने वाले थे, चुनाव होने वाले थे, तो मैं आपको बताऊं कि अप्रैल 2021 में जब चुनाव हो रहे थे, तो एआईएडीएमके जो कि भाजपा की सहयोगी पार्टी है, उसके बहुत सारे मिनिस्टर्स के घर पे रेड हुई। चलिए, ये 2 और उसके बाद अभी एमपी में रेड हुई है। मैंने आपको क्रोनोलॉजी शायद आपने सुना नहीं ठीक से, तो जो आपको बता देती हूँ कि एमपी में भी बहुत सारे रेड हुई है, यहाँ तक कि दिल्ली में रेड हुई है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि ये भी वो सब कुछ कानून के अंदर है और साबित नहीं हुआ है। पर ये लोग कुछ व्यक्तिगत हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं और कुछ उद्योगपति भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट, जस्ट 1 सेकेंड, इसका एक जो ये सीबीआई ईडी जो भी रेड करती है, चाहे वो यूपीए के टाइम में हो या अभी के टाइम में हो या उसके पहले भी हो, या किसी क्षेत्रीय पार्टी जब रेड शासित कर रही होती है और वो प्रतिद्वंदी आरोप लगाते हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित हो रहा है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर आप पाक साफ है तो ईडी और सीबीआई को आपके खिलाफ
दस्तावेज ही कैसे मिलते हैं? आपको अगर आप बिल्कुल पाक साफ है तो आपको डर ही किस बात का? और आप तो आपके चैनल पे ये भी साबित हो गया कि वो इसके चलिए, बाद डॉक्टर वर्मा और रागिनी नायक का जवाब, उसके बाद प्रकाश जी। डॉक्टर वर्मा पहले। डॉक्टर वर्मा, आपने सुना वो 3-4 नाम, दो तीन नाम गिनाए सुजाता जी ने, उसके बाद उन्होंने बोला कि उचित नहीं है नाम लेना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष की लिस्ट बड़ी लंबी है और सरकार के करीबी जो हैं उनकी लिस्ट छोटी है? क्योंकि इस बात का प्रमाण बहुत बार बहुत सारे लोग दे चुके हैं। संकेत जी, उनका ये कहना है कि एजेंसी निष्पक्ष है, और आप डर क्यों रहे हैं? संकेत जी, ये जाहिर सी बात है, और सुजाता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, थोड़ा सा और गहन में जाए, पीछे जाइए। जब आप येदियुरप्पा जी की बात कर रहे थे, ये कहानी शुरू हो गई थी मार्च से, उस पर लगातार रेड पड़ती चली जा रही थी और फाइनली जो है वो जुलाई में उस पर सारी रेड होकर फाइनलाइज की थी। तो वो एक दिन की बात थी नहीं थी, फिर कुर्सी खाली गई। फिर आपने तमिलनाडु की बात करी कि AIDMK के कई नेताओं, ये वही नेता हैं जो लगातार DMK ज्वाइन कर रहे थे। तो क्योंकि आप वहां की राजनीति के बारे में नहीं समझ पा रही हैं या नहीं देख पा रही हैं। आपको बता दूं, मैं बहुत समय तक वहां रही हूं, तो वो राजनीति की बहुत अच्छी पकड़ रखती हूँ। तो वो आपको पता नहीं, आपको लखनऊ में बैठ के मुझे मत बताइए कि आप तमिलनाडु में क्या हो रहा है। खैर चलिए, देखिए संकेत जी, इस बात को समझना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल जो तरीके हैं, जैसे जब 2017 का चुनाव आया था तो एक नोटबंदी लाई गई थी, कहा गया था कि भाई वो भी देश में एकदम से काला धन वापस ले आएगी और वो क्या कहते हैं आतंकवादी गतिविधियां कम हो जाएंगी, और वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते ही 3 महीने पहले लाया गया था। आज एक दूसरी रेड डाली गई है, वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास जो जनाधार मिलता चला जा रहा है, जो लगातार आता चला है। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने अपनी व्यवस्था, अपना काम पहले ही इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू कर लिया है। इस देश में 2018-19 में जो पैसा आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में, 19 लगभग 2000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास गया, और जो 19-20 में लगभग 3355 करोड़ आया, उसमें से 2554 करोड़ रुपए खाली भारतीय जनता पार्टी में। चलिए, मैं शर्मा जी से उनका भी सारे तथ्य हैं, तो भाई यहाँ पे कोर्ट है, आप कोर्ट में जाइए तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये के खिलाफ मुकदमा कीजिए। यहाँ बैठ के सिर्फ अनर्गल बातें करने से कुछ नहीं होगा। अनर्गल नहीं, पहले भाषा का संयम रखिए। 24 करोड़ की जनता ये चुनाव, जब आप अभी ठीक है, और जब 24 करोड़ की जनता जब चुनाव लड़ती है तो समझ में आ जाता है। अच्छा, क्लोजिंग कमेंट्स जल्दी से, समय खत्म हो रहा है। प्रकाश चंद शर्मा जी, उसके बाद रागिनी नायक, का नतीजा है जी। संकेत देखिए, शर्मा जी, जो विपक्ष ने, रागिनी जी ने कहा और डॉक्टर वर्मा ने कहा, उनकी बातें खुद में कंट्राडिक्टरी हैं। अगर एजेंसीज का प्रयोग सरकार कर रही होती तो हम अपने हारने के लिए तो नहीं कर रहे होते। तो ये ना 9 में है ना 13 में है, इस मौके को अपने लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने करप्शन को छुपाने की कोशिश की है। इन्होंने जो इनका प्रॉपर्टी डिसअप्रिसिएशन का इनका केस था, आय से अधिक संपत्ति का केस था, ये तमाम तरीके से कन्विक्टेड रहे हैं। इनके यहाँ तमाम, चाहे वो प्रजापति जी रहे हो जो जेल के अंदर हैं, चाहे इनके यहाँ आजम खान रहे हो, इनके खुद के मुख्यमंत्री रहे हो जो युवा मुख्यमंत्री हैं, जो परिवारवाद के पुरोधा हैं। नहीं, पर सवाल यही है ना शर्मा जी, एक बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ये जो शर्मा जी, ये जो तमाम शर्मा जी, ये जो परिवारवाद आप कर रहे हैं, एक सेकंड, यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे हो रही थी कि क्या सारा भ्रष्टाचार और सारा करप्शन सिर्फ विपक्ष में है? क्योंकि वो लिस्ट बीजेपी और उनके घटक दलों की जिन पर रेड हुई है वो बड़ी छोटी है, कम है। रागिनी नायक, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। संकेत, एक और घटना जो यहाँ पर याद दिलाना बहुत जरूरी है, वो आपको याद होगा 2018 के आसपास की बात है, अक्टूबर की, जब सीबीआई के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस से छापा पड़वाया गया था, क्योंकि तब सीबीआई के डायरेक्टर से मोदी जी की खटपट चल रही थी, उन्हें हटाना था। तो रातों रात ये कू हो गया वहां पर। तो ऐसा होता है, अपने लोगों को भी हटाने का काम मोदी सरकार करती है जब कुछ खटपट चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो एकाधिकार है मोदी जी का, जिसको पसंद करेंगे उसे रखेंगे, नहीं करेंगे हटा देंगे। और एक और बात कि जिन लोगों पर करप्शन के चार्ज चलते हैं वो भाजपा में आकर इतने साफ कैसे हो जाते हैं, चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ये रिवर्स प्रोसेस बंगाल की वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, दाग अच्छे हो जाते हैं जैसे भाजपा में आते हैं। आप चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला जारी रहेगा, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। क्या कांग्रेस के सदस्य? चलिए, ये एक हुआ,
आपको बताऊं, एआई जहां ये जब स्टालिन जी के बारे में बता रहे थे कि वहां पे रेड हो रही थी जब इलेक्शंस होने वाले थे, चुनाव होने वाले थे, तो मैं आपको बताऊं कि अप्रैल 2021 में जब चुनाव हो रहे थे तो AIADMK जो कि भाजपा की सहयोगी पार्टी है, उसके बहुत सारे मिनिस्टर्स के घर पे रेड हुई। चलिए ये दो, और उसके बाद अभी MP में रेड हुई है। मैंने आपको क्रोनोलॉजी शायद आपने सुना नहीं ठीक से, तो जो आपको बता देती हूँ कि MP में भी बहुत सारे रेड हुई है, यहाँ तक कि दिल्ली में रेड हुई है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि ये भी वो सब कुछ कानून के अंदर है और साबित नहीं हुआ है। पर ये लोग कुछ व्यक्तिगत हैं, हाँ। कुछ पॉलिटिशियंस हैं और कुछ उद्योगपति भी हैं। ठीक है। ये जो पॉलिटिकल जो तरीके हैं, जैसे जब 2017 का चुनाव आया था तो एक नोटबंदी लाई गई थी, कहा गया था कि भाई वो भी देश में एकदम से काला धन वापस ले आएगी और वो क्या कहते हैं आतंकवादी गतिविधियां कम हो जाएंगी, और वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते ही 3 महीने पहले लाया गया था। आज एक दूसरी रेट डाली गई है। वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास जो जनाधार मिलता चला जा रहा है, जो लगातार आता चला है। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने अपनी व्यवस्था, अपना काम पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कर लिया है।